बाजार बोलता है। इसमें हम FIs का डेटा एक बार देख लेते हैं और FIs के डेटा में अगर हम देखें तो FIs की तरफ से कुछ खास रुझान नहीं मिल रहा है। 2300 करोड़ की सेलिंग करके ले गए हैं वो और 2000 करोड़ की बाइंग DIs करके ले गए। दैट मीन्स कि इंस्टीट्यूशन साइड से जो सेलिंग आ रही है नेट में या इंस्टीट्यूशन साइड से अभी जो पूरी तरह से सपोर्ट नहीं मिल रहा है खुल के, उसकी वजह से ये कि मार्केट में आपको इंडेक्स तो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन शेयर्स आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो शायद उस तेजी से ना बढ़ाओ। देखिए आज हम 25,370 पर अभी एज ऑफ नाउ ट्रेड कर रहे हैं और अगर हम इसको ऑल टाइम हाई से देखें तो 26,277 महज 900 अंक दूर हैं हम ऑलमोस्ट। और 900 अंक का मतलब हो गया इतने बड़े इंडेक्स में हार्डली 3 से 4%। क्या आपका पोर्टफोलियो 3 से 4% ही नेगेटिव है या ऑल टाइम हाई से 3 से 4% ही दूर है? ये थोड़ा सा आपको एनालिसिस करना होगा, देखना होगा। तो शायद जितनी भी मेरी लोगों से बात हुई तो उनका तो यही कहना है कि अभी भी बहुत दूर हैं। तो ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। साथ ही एक बार देख लेते हैं ग्लोबल इंडिसेस का हाल, वहाँ पे किस तरह का रुझान देखने के लिए मिल रहा है। ग्लोबल इंडिसेस में देखें तो डाउ तो कल फ्लैट टू नेगेटिव ही बंद हुआ, करीब 1/4% गिरकर। शंघाई फ्लैट है विद पॉजिटिव बायर्स। निकाई में तेजी है आज 1.25% की, कोस्पी में लेकिन गिरावट है 1.25% की और हैंसेंग करीब 0.5% नीचे। टॉप गेनर्स लूजर्स देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जो कि अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो अच्छी स्ट्रेंथ दिखाने वाले शेयर्स में इस समय देखें तो आलोक इंडस्ट्री करीब 10% ऊपर। कल से हमने देखा कि रिलायंस समूह के शेयरों में किसी ना किसी में खरीदारी आ रही है। कल डेन नेटवर्क 18 ऊपर थे, आज आलोक इंडस्ट्री ऊपर है। तो ये जो रिलायंस के जो अंडर परफॉर्मर शेयर हैं आजकल उनमें खरीदारी आ रही है। अपार इंडस्ट्री करीब 7% ऊपर है, टेक्समेकोरेल 6%, न्यूजन सॉफ्टवेयर 6%, जय बालाजी करीब 5.5% ऊपर है। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जो कि इस मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहे। तो उनकी लिस्ट देखें तो वी मार्ट करीब 3.5% नीचे, इन्फीबीम, इंड्योरेंस, UPL और UPLPP सभी में करीब 3% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो ये कुछ एक काउंटर जो कि स्ट्रेंथ में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो ग्लोबल खबरें हैं उनसे शुरुआत करते हैं। ईरान अमेरिका की बातचीत अगले हफ्ते होगी, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। मिडिल ईस्ट में वॉर समाप्त हो चुका है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। लेकिन ईरान इजराइल फिलहाल लड़ते हुए थक गए थे, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला। और दोनों देशों के बीच में फिर कभी लड़ाई शुरू हो सकती है, मतलब उन दोनों के बीच में अभी भी आपसी गर्मा गर्मी है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि अगले हफ्ते ईरान के साथ अमेरिका की बैठक होने जा रही है। केजरीवाल सर ये बताइए, ये जो सब कुछ हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से यू टर्न मास्टर बन चुके हैं आज दुनिया में, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ यू टर्न कर देते हैं। अब देखिए उन्होंने दोनों बातें इस स्टेटमेंट में कह दी कि हम अगले हफ्ते बात करने जा रहे हैं और अभी अमेरिका वो इजराइल और ईरान के बीच में अभी भी युद्ध कभी भी हो सकता है, दोबारा हो सकता है। दैट मीन्स कि अगर इनकी बात ठीक हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो फिर ये इजराइल को पुश करेंगे कि जाओ लड़ लो, आराम से लड़ लो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ऐसी अनसर्टेनिटी को मार्केट किस तरह से प्ले करे सर? मतलब ये वही वाली बात हो गई कि कुछ ही ट्रेडिंग डेज होते हैं हमें खेलने के लिए कि प्लस खेल लो माइनस खेल लो। विवेक, इसको देखने का तरीका और है। अगर मैं आपको ये कहूं कि आज बाजार ऊपर भी जा सकता है लेकिन नीचे भी आ सकता है, और ऊपर जाने के आपको 3 कारण दे दूं और नीचे आने के 3 कारण दे दूं, और फिर आप मेरे को पूछो लेकिन करना क्या, तो मैं बोलूं भाई मैंने तुमको सब बता दिया, अब तुम निर्णय लो, तुमको ऊपर जाने के लिए तेजी करनी है या मंदी करनी है। डोनाल्ड ट्रंप बौखला गया है, उसे ये पता नहीं है कि वो क्या करना चाहता है। आपने कुछ समय पहले कहा यू टर्न मास्टर है, उसे अब वो एक लक्ष्य उसके सामने जो है, मेरे को पीस प्राइज जीतनी है, जो कुछ साल पहले बराक ओबामा को दी गई थी। नॉमिनेशन उसी के पार्टी के एक किसी सदस्य ने की है, और की है ईरान इजराइल के बीच में लड़ाई रोकने के लिए, जबकि ये ईरान के ऊपर में महाशय डोनाल्ड ट्रंप ने ही बॉम्ब फेंका था। तो पता नहीं है खुद के सेल्फ ग्लोरिफिकेशन के लिए ये किस हद तक आदमी जा सकता है। बड़े मतलब बड़े बड़े दुविधा में है कि ऐसा आदमी यूएस का नंबर 1 होकर बैठा है। मेरे ख्याल से ये बाजार के लिए एक गलत संदेशा भेजता है। खैर छोड़िए, अमेरिका के प्रेसिडेंट ना आप चुनते हो ना मैं चुनता हूं। 3.5 साल और उसे झेलना पड़ेगा। फैक्ट ऑफ द मैटर ये है
कि इसके बयान से आगे जाकर भी बाजार में शॉर्ट टर्म तेजी मंदी बनेगी, ये चीज को ध्यान रखकर अपने को अपना सौदा करना है। और जो वो डैम्पनर इफेक्ट बोलते थे, जो आपने कुछ समय पहले पूछा कि क्या बेधड़क खरीद सकते हैं, ट्रम्प फैक्टर को सरप्राइज पैकेज मानकर हमेशा टेम्पर्ड ट्रेड करें, जिससे कि आप कभी फंसे नहीं। बिल्कुल, फंसे नहीं और हंसे नहीं, ये डोनाल्ड ट्रंप की डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के भी लोग शायद समझ गए हैं। लेकिन सर एक चीज़ जो कि देखिए, हम कल भी बात कर रहे थे शो में कि जो डिफेंस शेयर हैं उनमें वैल्यूएशन अलग रख दीजिए, ऑर्डर एक साइड रख दीजिए और दूसरा सेंटीमेंट अलग रख दीजिए, तो वो सेंटीमेंट से काफ़ी अच्छा चलते हैं। अब 50 के पी मल्टीपल तो शायद मार्केट ने एक्सपेक्ट करने शुरू कर दिए हैं कि 50 के पी मल्टीपल पर ही रहेंगे। 2 दिन से डिफेंस शेयर गिर रहे थे, लेकिन फिर एक सेंटीमेंट बूस्ट करने वाली खबर आ गई, वो है कि भारतीय डिफेंस कंपनियों के लिए शायद मौके बन जाए कि नाटो देश जो हैं वो डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाने जा रहे हैं। नाटो देश अपनी जीडीपी का करीब 5% डिफेंस पर खर्च करेगा। और साथ ही अगर देखें तो यूरोप में फ़िलहाल करीब 500 बिलियन यूरो का डिफेंस खर्च होता है। 32 देश हैं इस नाटो में। डिफेंस खर्च बढ़ाकर करीब 800 बिलियन यूरो ले जाने का लक्ष्य इन्होंने किया है। तो ये थोड़ा सा एक बड़ा मार्केट खोल रहा है और इंडिया ने कई कुछ एग्रीमेंट और जॉइंट वेंचर्स वगैरह साइन भी किए थे। पेरिस के साथ भी इंडिया का डिफेंस में काफ़ी कुछ काम होता है। स्वीडन के साथ हाल में ही इन्होंने काम शुरू किया था कि स्वीडन ने एक फैक्ट्री भी डाली थी, तो यहाँ से ये एक्सपोर्ट करेंगे। दैट मीन्स कि इंडिया का जो करीब करीब डिफेंस का एक्सपोर्ट लास्ट ईयर रहा सर 24,000 करोड़ का, ये एक बड़ा मार्केट तो बनने जा रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये बड़ा मार्केट यूरोप से डेवलप कर पाएंगे और हमारी डिफेंस कंपनियों को अच्छे ऑर्डर मिल पाएंगे और इनका रिवाइवल भी हो पाएगा, कुछ और अच्छे से चल पाएंगी? विवेक, आपने बात करते करते कई सवाल उठाए हैं और कई सवाल के जवाब दे दिए हैं। अगर आप गौर करें तो भारतीय डिफेंस कंपनियां जो है, इनके पास किसी के पास भी मौजूदा स्तर पर ऑर्डर बुक की कमी नहीं है। मतलब अगर कोई कहता है कि इसे ऑर्डर मिला इसलिए ये शेयर चलना चाहिए, ये एक गलत वजह है। ऑर्डर बुक पूरी है, 1 साल 2 साल 3 साल मल्टी साल की ऑर्डर बुक इन कंपनियों के पास है। दूसरी बात, इनके जो वैल्यूएशन है ये प्राय करके मार्केट का जो वैल्यूएशन है उससे ऊंचा हो गया है। और ये सब की वजह एक ही है, सेंटिमेंट। सेंटिमेंट युद्ध जो 96 घंटे का युद्ध हुआ इंडिया पाकिस्तान का, उसके बाद में सेंटिमेंट बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गया, माफ कीजिए, बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गया था इस क्षेत्र के लिए। अब इसमें 2-3 दिन गिरावट आती है, फिर पॉजिटिव बदल जाता है। तो मेरे ख्याल से ये बाजार की एक इनहेरेंट स्टाइल है वर्किंग की, आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। आखिरी बात इसमें ध्यान रखिए कि डिफेंस शेयरों में जो प्राय करके सार्वजनिक क्षेत्र में भी हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, इसमें रिटेल निवेशक बहुत ज्यादा हैं। इन्हें फंडामेंटल कम और सेंटिमेंट ज्यादा ड्राइव करता है। तो इनकी जो मूवमेंट होती है इरेटिक होती है। जो कहते हैं दिल से ये चलते हैं। और इसके लिए कई बार हम, मेरे जैसे एक्सपर्ट जो इस शो पर आते हैं, वो भी चक्कर खा जाते हैं कि ये शेयर क्यों चल रहे हैं या ये शेयर क्यों घट रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है सर चक्कर तो खैर मार्केट ने तभी खा लिया था जब इनकी पहली रैली हुई थी और वो रुकी नहीं रही थी। सितंबर में जब हॉल्ट लगा, आप जैसे ही एक्सपर्ट्स ने बताया था सभी ने कि भाई ये अब ओवर स्ट्रेस्ड, ओवर वैल्यूड हो चुके हैं, ऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन होना
दूसरी चीज़ होती है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था। सर मैं थोड़ा सा डिफेंस पे और 2-3 मिनट लूँगा, क्योंकि डिफेंस में जो ज़्यादातर दर्शक हैं वो फंसते बहुत ज़्यादा हैं। डिफेंस शेयर, चूँकि ईरान इजराइल युद्ध चल रहा था, उससे पहले इंडिया पाकिस्तान हुआ था, तो सेंटीमेंट और वैल्यूएशन और जो शेयरों के चलने की स्पीड थी वो काफ़ी सही रही थी इन सभी के लिए। लेकिन सोमवार की रात को जब ये सुबह मंगल की सुबह को खबर आई कि सीज फायर हो गया, तब से मंगल और बुधवार में ये सारे शेयर थोड़ा सा टूट गए। देखिए आप बीईएल का शेयर देखिए, 422 सोमवार को हाई लगा, 406 की क्लोजिंग हो गई बुधवार की, यानी कि मंगल और बुध दोनों दिन टूटा। बीईएमएल में भी सेम हाल रहा। एचएएल में भी करीब 200 रुपये की गिरावट देखने के लिए मिली, 250 रुपये की। भारत डायनामिक्स में भी करीब 150 रुपये का नुकसान देखने के लिए मिला 2 दिन में। कोचिन शिपयार्ड में करीब 150 रुपये का नुकसान। पारस डिफेंस में तो ठीक ठाक गिरावट देखने के लिए मिली, यहाँ भी 150 रुपये के करीब की। एस्ट्रा माइक्रो और गार्डन रीच, इन सभी में गार्डन रीच में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने के लिए मिली। परसेंटेज टर्म में देखें तो सबसे ज़्यादा गिरा है गार्डन रीच, जो 15% गिरा केवल 2 दिन में। एस्ट्रा माइक्रोवेव 8%, पारस डिफेंस करीब 8%, भारत डायनामिक 7%, कोचिन शिपयार्ड 5% और बीईएमएल 9% गिरा। सबसे कम गिरा है बीईएल और दूसरे नंबर पे कम गिरा है एचएएल। सर अगर हम इनकी गिरावट देखें तो ये जस्टिफाइड थी ये गिरावट? जब सेंटीमेंट बुझता है तो इतनी गिरावट लाजमी थी, या अभी और गिरावट आएगी सर इन शेयरों में? विवेक, दो चीज। अब मैं आपको ये जो आपने आंकड़े दिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके आंकड़े गलत है, बट इसका एनालिसिस थोड़ा करते हैं। मेरे को ये बताओ, ये जो युद्ध विराम हुआ इजराइल और ईरान में, उसके अंदर में शिप का क्या काम? कौन सा शिप यूज किया गया था? कहां से कहां शिप गया? तो कोचिन शिपयार्ड या गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के अंदर में गिरावट क्यों होनी चाहिए थी, या प्राइस मूवमेंट क्यों होनी चाहिए थी? किसी भी इन देशों ने न तो इंडिया को कोई शिप बनाने का ऑर्डर दिया है, न इंडिया इन कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रही है। तो ये महज एक जो कहते हैं ना सेंटिमेंट है। सेंटिमेंट, उसके पहले 3-4 दिन बाजार में इन शेयरों में तेजी थी, अंधाधुंध तेजी थी, इरैशनल एक्सूबरेंस था, और ये बाजार ऊपर गया। जब जो बाजार के खिलाड़ी होते हैं या जो ऑपरेटर होते हैं या प्लेयर होते हैं, उनको लगता है कि मूवमेंट अच्छा खासा हो गया, तो बिकवाली शुरू होती है। 1, 2, 3 काउंटर में शुरू होती है और ये बढ़कर सभी काउंटरों में होने लगती है। और जो सबसे वीक लिंक कड़ी की होती है, रिटेल इन्वेस्टर, उसे ये लगता है अरे यार ये क्या हो गया, 5% घट गया, 7% घट गया, 10% घट गया। अब वो बेचना शुरू करता है, और वो जब बेचकर थक जाएगा, काउंटर से निकल जाएगा, तो इसके अंदर में फिर एक नई चाल होगी बाजार ऊपर जाने की। ये सिस्टम है, ये प्रथा है। और कभी भी आप कोई चीज लेते हैं तो या तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लीजिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो बिना स्टॉप लॉस के लिए सौदा मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो रोज पैसे आपके टूटेंगे। जी, एक बार सर इनकी वैल्यूएशन भी देख लेते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन अब देखिए आज की डेट में आपकी स्क्रीन पर डिफेंस कंपनियों की वैल्यूएशन पी मल्टीपल 38, सबसे कम पी मल्टीपल एचएएल का है। बीईएल का मल्टीपल शायद सेकंड लोएस्ट है 55 का, और बीईएमएल 63, और आप बाकी देख लीजिए 60, 65, 68 इस तरह के पी मल्टीपल चल रहे हैं। बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे शेयरों के भाव से तो करीब करीब 5 से 10 गुना ज़्यादातर शेयरों की शेयर बुक वैल्यू से ऊपर चल रहे हैं। सर अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई कंपनी जो कि आपको लगता है कि चलो ठीक है, डिफेंस में सब कुछ एक तरफ, सारी चीज़ें फैक्टर कर ली, वैल्यूएशन कर ली, ऑर्डर कर लिया, ऑर्डर बुक कर ली, सेंटीमेंट कर लिया, अगर कोई शेयर नीचे आता है या आपको लगता है कि एक सही लेवल, तो मतलब आपको कौन सा शेयर पसंद है इन सभी लिस्ट में कि चलो ठीक है इसको थोड़ा सा हायर वैल्यूएशन पर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है? सर इस पूरी लिस्ट जो आपने दी है, इसमें सबसे बढ़िया शेयर मुझे बीईएल लगता है। ओके। इत्तेफाक से वो उसकी जो पी मल्टीपल है
वो सबसे ज्यादा रीजनेबल दिख रही है, HAL से ज्यादा है, लेकिन पूरे पैक से अच्छी खासी कंपेरेबल है। दूसरा अगर देखें, BEL का जो प्रोडक्ट बास्केट है वो इतना बड़ा है कि आप सोच नहीं सकते। और जो ये 96 घंटे की लड़ाई हुई थी, इसके अंदर इसके कई सारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए गए थे। वो एक अहम हिस्सा था इंडिया के युद्ध का, और एक एक्टिव पार्टनर आप कह सकते थे कि इंडियन आर्मी या एयरफोर्स का वो एक हिस्सेदार था। तो मेरे ख्याल से टॉप पिक इस ग्रुप में से BEL रहेगी। ठीक है, तो डिफेंस की सर ने बता दी है कि टॉप पिक BEL रहेगी इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। ठीक है, जो रीजनेबल थोड़ी सी एज कम्पेयर टू अदर डिफेंस प्लेयर है, लेकिन प्रोडक्ट बास्केट बहुत अट्रैक्टिव है, जिसकी वजह से BEL इज़ द टॉप काउंटर अरुण सर की तरफ से। आगे बढ़ते हैं सर और ख़बरों की तरफ, क्योंकि बहुत सारी खबरें हैं आज। सर NSE का IPO, आप तो IPO को काफ़ी क्लोजली देखते हैं। NSE IPO को सेबी की मंजूरी 2 महीने में मिल सकती है। NSE के 1400 करोड़ के सेटलमेंट का एक केस पेंडिंग है। जैसे ये पेंडिंग केस सेटल होगा तो मंजूरी का रास्ता साफ हो जाएगा। दिसंबर तक कंपनी DRHP फाइल करने का प्लान कर रही है और अगले वित्त वर्ष में कंपनी का IPO आ जाएगा। यानी कि अभी भी IPO आने में तो टाइम लग जाएगा, ये सारी क्लैरिटी मिलने के बाद भी। अनलिस्टेड मार्केट में शेयर का भाव करीब कल 2325 रुपये था, जो कि पिछले एक साल में करीब करीब 900 रुपये से 2300 रुपये हुआ है, तो लगभग 2.5 गुना से ज़्यादा बढ़ चुका है। अरुण सर कैसे देख रहे हैं? बहुत सारे लोग HDB फाइनेंशियल का हाल देखकर थोड़ा NSE से घबराना चाहिए कि इस तरह से हमने देखा था कि अनलिस्टेड मार्केट में 1200 पहुंच गया और IPO आ गया 700 की रेंज में, तो लोगों को काफ़ी नुकसान लग गया अनलिस्टेड मार्केट में। ऐसा NSE के साथ तो नहीं होगा सर? मतलब लग रहा है कि यहाँ भी वैल्यूएशन ज़्यादा हो गई है या ज़्यादा ही कुछ खिंच गया शेयर? विवेक, सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपने देश में ये है कि आदमी एक मार्केट, दो मार्केट, तीन मार्केट से भी संतुष्ट नहीं है। BSE में ट्रेडिंग होती है, NSE में ट्रेडिंग होती है। आज से 10-15 साल ट्रेडिंग का समय 2 घंटा होता था, अब 6 घंटे की ट्रेडिंग होती है। NSE, BSE, MCX, ये मार्केट्स हैं। IPO जब आता है तो एक ग्रे मार्केट होता है, अब एक अनलिस्टेड मार्केट एक्टिव हो गया है। अगर निवेशक को इतना ही जोखिम लेना है तो सर उसे कौन बचाएगा? डूबने दो, मरने दो ऐसे इन्वेस्टर को। आप और मैं क्या कर सकते हैं उसकी? HDB एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। इसमें शेयर 1200 के भाव में ट्रेड कर रहा था 5 दिन पहले, जब HDB की प्राइस बैंड अनाउंस की गई। इसके शेयर कितने हैं अनलिस्टेड मार्केट में? महज 5% इक्विटी के। अब इशू कितने बड़ी आ रही है? 20% से ज्यादा की इशू आ रही है। तो जब लोगों को ये पता ही नहीं है कि छोटी मात्रा में जब ट्रेडिंग होती है, जब उसका कोई मार्केट नहीं होता, प्राइस मैनिपुलेशन हो सकता है, प्राइस में उतार चढ़ाव ज्यादा हो सकता है, इसको मैनिपुलेट करके इनोसेंट इन्वेस्टर जिसे कहते हैं उसे फंसाया जा सकता है। आखिरी चीज कहूंगा कि NSE में आज से 1.5-2 साल पहले एक कंडीशन होता था कि अगर आप शेयर खरीदना चाहते थे तो आपकी अर्जी एक्सचेंज को जाती थी और वो आपका फिट एंड प्रॉपर पर्सन का इवैल्यूएशन करके आपको मंजूरी देती थी शेयर होल्डर बनने के लिए। अब ये कंडीशन भी हट गई है। तो अब प्राइस को BSE से कंपैरिजन करके उसका एक जो कहते हैं कंपेरेबल वैल्यू निकाला जाता है, और वर्ड ऑफ माउथ, व्हाट्सएप चैट से इसका प्राइस ऊपर नीचे होता है। तो जो फंसता है, मैं बोलता हूं अच्छा है और लोग फंसे ऐसे अनलिस्टेड ट्रेड में, तो ही अपने बाजार में लोग सीखने आएंगे, समझने आएंगे बाजार में क्या हो रहा है। ठीक है, तो उत्तर इनडायरेक्टली सर की तरफ से मिल ही गया है। जिन दर्शकों को समझ आया होगा उनको पूरी तरह ही समझ आ गया होगा कि क्या करना है। मैं इसके आगे नहीं पूछूंगा। सर एक चीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है वो इन्फोसिस के चेयरमैन ने कही है कल। नंदन नीलकानी ने कहा कि
ग्लोबल अनिश्चितताएं उन्होंने अपनी लाइफ में इससे ज़्यादा नहीं देखी, ग्लोबल अनसर्टेनिटी इससे ज़्यादा नहीं देखी। और उन्होंने एक अपनी बात में इंडिकेशन दिया, उन्होंने कहा सिंगल मार्केट से अब नए देशों में बिजनेस तलाशना पड़ रहा है। सिंगल मार्केट कौन सा है? आईटी कंपनीज का सबसे बड़ा मार्केट अमेरिका। अमेरिका से 60% से ज़्यादा इनकम आती है, जितनी भी टॉप आईटी कंपनीज हैं सभी की, अभी इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल, सभी का देख लीजिए। हाल में उनका कहना है कि इंडियन आईटी ने क्या कुछ नहीं झेला है। कोविड झेला, जहाँ पर कि लोग घर में बैठ गए थे, एक समय लगा कि काफ़ी ख़राब हो गया, लेकिन सब चीज़ें फिर पटरी पर ले आए। एआई जैसा चैलेंज देखा, हमने एआई पर शिफ्ट करना शुरू किया। अब टैरिफ की अनसर्टेनिटी आ गई है, तो वो बोल रहे कि अनसर्टेनिटी ख़त्म ही नहीं हो रही है, इतनी चरम पर है कि मतलब काम करना मुश्किल हो गया है। और कह रहे कि विश्व में जितने ज़्यादातर बिजनेस हैं, बोल रहे कि आईटी की प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादातर बिजनेसेस जितने हैं उनके लिए ये सारा चैलेंज है, क्योंकि उन्हीं बिजनेसमैन से ही आईटी कंपनी ऑर्डर उठाती हैं। तो अरुण सर, ये जो आईटी कंपनियां हैं, देखिए इनका तो बिजनेस ही बेस्ड ऑन अदर्स बिजनेस है कि अगर बैंकिंग सेक्टर ग्रो करेगा तो बीएफएसआई से ऑर्डर मिलेंगे, अगर मैन्युफैक्चरिंग ग्रो करेगा तो मैन्युफैक्चरिंग से ऑर्डर मिलेंगे। तो अब ऐसे में इतने अनसर्टेन मार्केट में कहीं ना कहीं डिप लगेगा, और डिप लगेगा तो आपको परेशानी होगी, क्योंकि आपने डाइवर्सिफाइड किया हुआ अपनी पोर्टफोलियो को। सर, ये आईटी कंपनियों का भविष्य कैसा लगता है, और इस स्टेटमेंट के बाद खास तौर से Q1 के लिए किस सेंटीमेंट के साथ हम जाएं आईटी कंपनियों में? नंदन नीलेकनी बहुत पुराना इन्फोसिस का एक फाउंडर और प्रमोटर है, और आज फिलहाल कंपनी का चेयरमैन भी है। अगर इसकी बात को ध्यान से सुने तो दो चीज साफ जाहिर होती है। नंबर वन, आईटी क्षेत्र के लिए फिलहाल जो काले बादल मंडरा रहे हैं वो कहीं पर भी गायब नहीं हुए। और खास करके जब भारत की बात करते हैं तो भारत में तो अब मॉनसून शुरू हुआ है, करीब करीब 1 महीना ही बीता है, 2 महीने कम से कम ये सिचुएशन रहेगी। इमीडिएट इसका रेपरकशन कि आने वाले पहले तिमाही के जो नतीजे हैं इसमें कोई बहुत ज्यादा उत्तेजित एक्सेलेंट रिजल्ट, प्लेजेंट सरप्राइजेस की उम्मीद न करें। दूसरा, कंपनी से शॉर्ट टू मीडियम टर्म में कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव गाइडेंस की उम्मीद न करें, और सिर्फ इंफोसिस नहीं पूरे क्षेत्र से उम्मीद न करें, क्योंकि फिलहाल जो विश्व का माहौल है वो क्लाउडेड है। युद्ध, ऐसा लग रहा है कि हर आदमी को दूसरे से लड़ाई करनी है, मिलजुल कर काम नहीं करना। ऐसे माहौल में आईटी की स्थिति थोड़ी सी खराब है। तो वैल्यू बाइंग आईटी क्षेत्र और आईटी क्षेत्र के शेयरों में न खोजे, ये साफ निकल कर आ रहा है नंदन नीलेकनी ने जो कल बोला। बिल्कुल। तो ये नंदन नीलेकनी का जो जवाब है, जो उन्होंने बात रखी है, वो सीरियस एक कंसर्न है, ना सिर्फ आईटी कंपनीज़ के लिए, ओवरऑल वर्ल्ड के लिए, और ओवरऑल वर्ल्ड में जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं टेंशन तो है सर। लेकिन एक चीज़ जहाँ से कि टेंशन ईज भी हो रही है वो है अंबानी अदानी का साथ साथ आना। कल एक खबर आई कि रिलायंस के पेट्रोल पंप पर अब एटीजीएल का गैस स्टेशन लगेगा। एटीजीएल अपनी गैस बेच पाएगी और एटीजीएल के गैस स्टेशन पर रिलायंस के पेट्रोल डीजल बिकेंगे। एटीजीएल का अगर नेटवर्क देखें तो देश भर में करीब 647 उनके सीएनजी स्टेशन हैं, और रिलायंस के देश भर में करीब 2000 पेट्रोल पंप हैं। कैसे देख रहे हैं सर, ये अगर एक प्रथा चल जाती है कि आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ना खोल के किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी जो कि सेम सेगमेंट में है उसके साथ टाई अप कर लें, तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर खोलने का खर्च बढ़ेगा, कैपेक्स खर्च बढ़ेगा, और आपकी शायद सेल भी इम्प्रूव हो जाएगी। सेल मतलब उतनी इंक्रीमेंटल होगी या नहीं होगी जितना कि आप अपने पेट्रोल पंप पर या आप अपने गैस स्टेशन पर कर पाते, लेकिन कुछ हद तक तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू बूस्ट मिल ही जाएगा। ये इस खबर को कैसे देखें, और इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट अदर कंपनीज पर होगा जो सरकारी कंपनी है, लाइक आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल या आईजीएल, एमजीएल? सबसे बड़ी बात जो इससे समझ कर आना चाहिए कि अगर आपको ग्रो करना है तो मिलजुल कर करना पड़ेगा।
समय आ रहा है कि आप इंडिविजुअल एक आइलैंड में बैठ के धंधा नहीं कर सकते। आप अगर देखें, मान लीजिए इनका आप नाम हटा देते हैं, अडानी और अंबानी, और ये खाली देखते हैं कि एक कंपनी जो पेट्रोल डीजल और ऐसे प्रोडक्ट बेचती थी, अब उस कंपनी के साथ एक समझौता कर रही है जो उसके अलावा सीएनजी बेचती है, जो एक डायरेक्ट कंपटीशन है, लेकिन वो कंपनी का उत्पादन नहीं है। तो आप उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में एडिशनल सेल लेते हो, आपके आपस के अरेंजमेंट जो भी हो, बट फायदा कुछ न कुछ दोनों को मिलेगा। अब इसी को एक्सटेंड कीजिए, एक का इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा का इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको एक जगह पर मल्टीपल प्रोडक्ट का चॉइस मिलता है। तो उसके अंदर में पहले जो सिर्फ पेट्रोल या डीजल भराने के लिए गाड़ी या ट्रक आती थी, अब उसे सीएनजी भी भराना है तो वो उसी जगह पर आ सकता है। इन जगह के ऊपर में आप आउटलेट्स के ऊपर में फैसिलिटी बढ़ा सकते हैं। हो सकता है आगे पीछे जाकर इसमें ईवी चार्जिंग मिले, आपको इनके ऊपर में एक छोटा सा फूड कोर्ट मिले, और फैसिलिटीज मिलने लगे, जो कंबाइंड केपेक्स करके दोनों कंपनियों को लाभ मिलेगा। मेरे ख्याल से बहुत ही पॉजिटिव है। और देश के लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि टॉप 1 और 2 जो पीपल हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्होंने मिलकर ये किया है। तो विवेक, आप और मैं भी मिलकर कोई काम करें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। सर माय प्लेजर, आप बता दीजिएगा जो काम होगा। मैं बिल्कुल आपके साथ काम करने के लिए। सर मेन चीज काम करना नहीं है, मेरे लिए सीखना बहुत जरूरी है। और देखिए, जब सीखने की बात आ गई तो आपके दूसरे शिष्य भी आ चुके हैं, मानस सर आ चुके हैं। मानस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विवेक जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मानस। काफ़ी कुछ बात होती है सर, मानस सर और अरुण सर से। जब मुझे कुछ पूछना होता है, कुछ चीज़ समझनी होती है, तो मैं अरुण सर को ही फ़ोन करता हूँ और अरुण सर से फंडामेंटली पूछता हूँ कि सर इसको किस तरह से देख रहे हो, ख़ासतौर से आईपीओ को लेकर या कुछ वैल्यूएशंस को लेकर। जहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो डेफिनेटली मैं अरुण सर को काफ़ी याद करता हूँ। अरुण सर का प्यार है एक मेरे साथ जो कि बना रहता है। अरुण सर, बस मैं एक लास्ट सवाल और पूछूंगा आपसे कि महाराष्ट्र में जो पावर टैरिफ हैं वो घटाए जा रहे हैं और अगले 5 साल में 26% जो पावर टैरिफ हैं वो कम किए जाएंगे और पहले साल में ही केवल करीब 10% पावर सस्ती कर दी जाएगी। सस्ती बिजली का फ़ायदा कि 70% कंज्यूमर्स को वहाँ पर मिलेगा जो 100 यूनिट से कम खर्च करने वाले हैं। सर इस खबर को कैसे देख रहे हैं? ये एक स्टेट की तरफ से बड़ी पहल, इसका फ़ायदा अगर हम ओवरऑल पूरे स्टेट को देखें, अगर बिजली सस्ती हो जाएगी तो किस तरह से होगा? और दूसरा कि उन्होंने एक बात और कही है कि अब हम जो फोकस कर रहे हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी पर कर रहे हैं, जहां पर की कॉस्ट कम है और उससे हमें हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो सस्ती पावर खरीद लेगा। दैट मीन्स कि जो ग्रीन एनर्जी पर फोकस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट तो कर ही रही है, अब स्टेट गवर्नमेंट्स भी करना शुरू कर रही हैं। इस तरह से माने और किस तरह से पावर कंपनियों को देखें सर? 3-4 चीज इस बात से उभर कर आती है। पहली, सरकार समझने लगी है कि मौजूदा इलेक्ट्रिसिटी के जो टैरिफ्स हैं, चाहे वो एक स्टेट में हो या किसी दूसरे स्टेट में हो, वो काफी महंगे हैं और कंज्यूमर को ये एक हर्ट करने लगा है। दूसरा, अगर आप देखें कि जिस हिसाब से पीपीए नए बन रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी के, उसके अंदर में एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड है पावर की रेट की। तो जब वहां पर पावर रेट डिक्लाइन कर रहा है, स्टेट अपना जो पावर वितरण करती है उसमें रेट बढ़ता जाए और ये जो कंज्यूमर है उसे ऊंचे दर देने पड़े, ये कहीं ना कहीं एक मिसमैच हो रहा है। इसको मैच करने के लिए ये एक नई पहल है और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है, ये पावर हर घर,
रूफटॉप पावर वगैरह, उससे बहुत कुछ बड़ा इम्पैक्ट आएगा। अगर आदमी को पावर का बेनिफिट मिलने लगता है लोअर रेट की तरफ से, तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी चीज है। अब आपने पूछा इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। पावर कंपनियों के लिए अच्छा है, क्योंकि देखिए हर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी टोटल पावर बनाए खुद और डिस्ट्रीब्यूट करे, ऐसा नहीं है। उदाहरण के तौर पर टाटा पावर ले लीजिए, टोटल पावर जो देश भर में वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, पूरा का पूरा खुद उत्पादन नहीं करता। सोलर पावर भी कुछ करता है लेकिन बाहर से भी खरीदता है, और जो पावर है जो फॉसिल फ्यूल से होते हैं या कोयला से होते हैं, वो भी वो खरीदता है और एक डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो मेरे ख्याल से ये पूरे सेक्टर के लिए एक बड़ा पॉजिटिव चीज आगे जाकर होगा। ठीक है, तो ये पूरे सेक्टर के लिए एक बड़ी पॉजिटिव खबर है, और अरुण सर की तरफ से हरी झंडी पूरे सेक्टर के लिए ही। अरुण सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सर। मानस सर, मार्केट में एक अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिल रही है सर, जब से सीज़ फायर अब कंफर्म हुआ है। पहले दिन जिस दिन सीज़ फायर कंफर्म हुआ था, फिर लड़ाई हो गई थी तो मार्केट डर गया था, लेकिन कल मार्केट थोड़ा डर के चला, कॉशियस नोट पर चला, लेकिन आज भी चलने की कोशिश पूरी है। 100 पॉइंट निफ्टी ऊपर है। सर, कहाँ देख रहे हैं निफ्टी की रेंज आप? तो विवेक जी देखिए, आज के मूव को हमें एक ब्रेकआउट मूव की तरह देखना चाहिए, क्योंकि जो परसों का हाई था निफ्टी ने फाइनली उसको रीगेन कर लिया, उसके ऊपर निकल गया। तो अब एक्चुअली यहां से अगर आप देखें तो अब एक फ्रेश ट्रेंड देखने को मिल सकता है, जो कि पॉजिटिव साइड पे होगा। अगर इस ब्रेकआउट के टारगेट सेट करने हो तो वो 25,750 के आसपास आते हैं, तो यहाँ से भी करीब करीब 400 पॉइंट की तेजी देखने को मिल सकती है। और मेरा समझना यह है कि जब तक 25,000 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा तब तक स्ट्रेंथ बनी रहेगी। अगर एक ट्रेडिंग कॉल लेना होगा तो आपको 25,000 नहीं, अब आपको स्टॉप लॉस लगाना है 25,100 का। वहां स्टॉप लॉस लगा के एक पोजीशन ट्रेड लीजिए 25,750 के टारगेट के लिए।